नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और वो देखिए सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। और रियलिटी सेक्टर के जो ईटीएफ है वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 75.75। और इस ईटीएफ में देखिए हो गई है बहुत ज़्यादा गिरावट। एक महीने में देखेंगे तो लगभग एक महीने का जो हाई है वहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। विद इन अ मंथ आपको लगभग 17% की गिरावट दिख रही होगी, सिर्फ एक महीने के हाई से देखेंगे। तो एक महीने में कोई ईटीएफ इतना ज़्यादा गिर जाना एक नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये तो सिर्फ एक महीने की गिरावट है। ऑल टाइम हाई से देखेंगे थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो गिरावट है वो देखिए जून 2024 का जो इसका हाई है वो देखिए 113 का है, बल्कि इससे ज़्यादा का था 115 के आसपास। थोड़ा सा चार्ट में सही शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो इस एक पर्टिकुलर सेक्टर के ईटीएफ में 33.21% की गिरावट हो चुकी है, 33% की। और आप इसे 35% भी कह सकते हैं क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई लगभग 115 या 116 के आसपास का था। तो कोई सेक्टर कोई ईटीएफ इतना ज़्यादा टूट जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है ईटीएफ सेफ़ होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, यहाँ पर स्टॉक जैसा नहीं होता है। पर देखिए स्टॉक में भी एक ही खतरा होता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट ना आ जाए। और ईटीएफ में जो कहते हैं कि यहाँ पर गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर यहाँ पर हमें गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई है। हाँ, पर ईटीएफ में स्टॉक के मुकाबले एक चीज़ कहना आसान होता है कि यहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ज़्यादा होते हैं एक पर्टिकुलर ईटीएफ में। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा, पर इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाना तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर निवेशकों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े गिरावट को हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है और हर कोई इसको संभाल नहीं सकता है। और जिन लोगों ने यहाँ पर ऊपरी लेवल पर बाय किया होगा तो सोच सकते हैं उनका पोर्टफोलियो का आज क्या हाल होगा। तो एक बात तो है, अगर आप सही से या एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर ईटीएफ में भी आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ईटीएफ कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। और ये इकलौता ईटीएफ नहीं है देखिए आज की डेट में जहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट है। कई सारे ईटीएफ हैं, कई सारे मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ हैं, वैल्यू बेस्ड ईटीएफ हैं और क्वालिटी बेस्ड ईटीएफ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट है। और रेलवे सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डाउन है इंडेक्स लेवल पर। तो सेक्टर वाले ईटीएफ में थोड़ा तो रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स वाले ईटीएफ। तो देखिए एक जो इंडेक्स होता है जहाँ पर कई सारे सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, क्योंकि एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा सेक्टर परफॉर्म कर जाता है, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा कर जाता है। तो वहाँ पर ओवरऑल इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आ पाती है, क्योंकि हर समय एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई ना कोई सेक्टर अच्छा कर ही रहा होता है। पर एक पर्टिकुलर सेक्टर जो एक थीम बेस्ड ईटीएफ होता है या एक सेक्टर बेस्ड ईटीएफ होता है तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक बड़े इंडेक्स के ईटीएफ के मुकाबले, जहाँ पर कि आप कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो सेक्टर में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टॉक होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कि डीएलएफ, फिनिक्स मिल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लोढ़ा डेवलपर्स। और देखिए यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही कितनी बड़ी बड़ी गिरावट आई है। जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक हैं कितना ज़्यादा टूट गए हैं, 4% तक टूट गए हैं। तो एक कोई सेक्टर जो होता है वो जब उसका ख़राब फेस आता है, जब उसकी अर्निंग्स ख़राब हो जाती हैं या वो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर हो जाता है, तो वहाँ पर ये जो गिरावट है वो बड़ी हो सकती है। और अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेशित हैं तो फिर आपका नुकसान बड़ा भी हो सकता है। तो आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लें या कितना भी अच्छे तरीके से आप प्लान कर लें और कितना भी नीचे तक बाय करें, तो हो सकता है आपको नुकसान ज़्यादा दे सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान में रखने की कि इन फ्यूचर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा नुकसान ना हो, वो ये है कि उसका सिर्फ एक ही रास्ता है देखिए, कि आप
अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखें। तो यही एक रास्ता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो में कई सारे सेक्टर में निवेश करते हैं, कई सारे सेक्टर ETF में निवेश करते हैं, कई सारे इंडेक्स वाले ETF में निवेश करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के ETF में आप अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% से ज़्यादा बिल्कुल भी निवेश ना करें। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ 4 से 5% निवेशित रहेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और वहाँ पर भी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि हर गिरावट में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही प्राइस पे बहुत ज़्यादा निवेश करके बैठ जाना है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो का एक ETF में निवेश करेंगे, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो ऐसे में अगर बड़ी गिरावट भी आएगी तो आपको उतना नुकसान नहीं देगी। यही एक तरीका है देखिए बचने का, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें गणित नहीं है। और साथ ही साथ आप कोशिश ये करें कि ऐसे ही सेक्टर के साथ बने रहें जहाँ पर वो सेक्टर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे परफॉर्मिंग सेक्टर है। अगर कोई सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा निवेश ना करें, या गिरता जा रहा है आप लेते जा रहे हैं, तो वो वाले तरीका मत अपनाइए। अब वो सेक्टर कब परफॉर्मिंग सेक्टर बनेगा कह पाना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे सेक्टर जहाँ पर लगातार गिरावट जारी है, तो वहाँ पर देखिए गिरावट के साथ आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि गिरावट आती है तो इन निवेश के मौके भी लाती है, क्योंकि ये ETF है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, ये तो मानेंगे आपकी लगातार यहाँ पर लोअर लो लग रहा है। अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे, या सॉरी आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे या 1 महीने का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर लगातार लोअर लो लग रहा है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर बाई किया तो अगले दिन फिर से गिर गया, फिर आपने यहाँ पर एवरेज किया फिर गिर गया। तो अब यहाँ पर जैसा कि गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, तो रिस्क तो ज़्यादा है, पर कभी ना कभी जब ये ETF चलेगा तो यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने बहुत नीचे तक बाय किया है। क्योंकि गिरावट जितनी ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा वहाँ पर बनने के दिखते हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो जो लोग के यहाँ पर एवरेजिंग करने की हिम्मत होगी, हालांकि सबकी हिम्मत नहीं होगी इतनी गिरावट में, वो भी जहाँ पर डेली बेसिस पे लोअर लो लग रहे हैं वहाँ पर एवरेजिंग करना सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर जिनका एवरेजिंग करने की क्षमता है, तो उनको यहाँ पर रिटर्न बनने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, ये एक सेफ इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो कोशिश करें सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप इस ETF से दूर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट है। बाकी अगर आप यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे लोअर लो लग रहा है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो कोशिश करें दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 से 10% और ये ये सेक्टर टूट जाए। तो ऐसे ETF से आपको थोड़ा सा दूर रहना ही थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम आपको बताना चाहें कि देखिए जैसा कि हमने दिखाया कि ये ETF आज की डेट में 33 से 35% की गिरावट में है। वो भी तब जब निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए निफ्टी 50 के ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो सिर्फ 4 से 5% की ही गिरावट है, और जब निफ्टी 50 सिर्फ 4 से 5% ही टूटा है आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई से, और ये ETF इतना ज़्यादा टूट गया है 33%, तो अब ज़रा आप अनुमान लगाइए कि किसी भी रीज़न के चलते निफ्टी 50 यहाँ से 10% और टूट गया, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ऐसा पिछले साल हुआ भी है, निफ्टी 50 15% तक टूटा था। तो अगर ऐसा हुआ तो सोच सकते हैं आप ये ETF कितना ज़्यादा टूट सकता है, जहाँ पर किसी 5% की गिरावट में ये ETF 33% डाउन है आज की डेट में। तो अगर यहाँ से निफ्टी 50 10% और टूट गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है, वो भी ऐसे टाइम पे जब कोई भी सेंटीमेंट यहाँ पर अपने फेवर में नहीं है। FIs लगातार बेच रहे हैं, ग्लोबल टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है, जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनियों के अर्निंग्स ख़राब आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो FIs की सेलिंग है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेंटीमेंट अच्छा नहीं है इस ETF के लिए, पर्टिकुलर इस ETF के लिए। तो कोई भी एवरेजिंग करें या कोई भी यहाँ पर निवेश करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, और ये अभी नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है और भी यहाँ पर गिरावट पॉसिबल है। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड काफ़ी हाई है, रिस्क भी ज़्यादा है और यहाँ पर रिवार्ड भी ज़्यादा है।
तो आपको बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर ETF में। बाकी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें। बाकी हमने लगभग यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस कर लिया है इस ETF के बारे में, तो उम्मीद है आपको कुछ यहाँ पर जानने को ज़रूर मिला होगा इस ETF के बारे में, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जानकारी मिली होगी इस ETF के बारे में, और ऐसे गिरावट में आप कैसे बच सकते हैं इन फ्यूचर, उस पर भी हमने यहाँ पर बात की, जो है डाइवर्सिफिकेशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।